वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हरित लवक की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हरित लवक की संरचना, हरित लवक नाम दिया था वो किसने दिया था? तो हरित लवक क्या क्लोरोप्लास्ट है वह नाम दिया था, वह सिम्पर ने दिया था। तो हरित लवक शब्द का गठन है वो किसके द्वारा किया गया? सिम्पर द्वारा किया गया था। तो हरित लवक शब्द का गठन सिम्पर ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, हरित लवक होता है, यह आपको ध्यान रखना है सभी उच्च वर्ग के पादपों में, उच्च वर्ग के पादप होते हैं उनमें उपस्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिए, उच्च वर्ग के पादपों में, यानी जो उच्च वर्ग के पादप होते हैं, उच्च वर्ग के पादपों में ऐसा कहूँ कि जो है वह साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी पादपों के अंदर उपस्थित होता है। तो साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी पादपों में क्या होता है? उपस्थित होता है। और पादपों में, उच्च वर्ग के पादपों में ये कौन सी कोशिका उपस्थित होता है? मीजोफिल सेल्स में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। वैसे देखा जाए तो तने के अंदर भी उपस्थित हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से कहाँ पर उपस्थित होगा? मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये साइनोबैक्टीरिया होगा, उसमें हरित लवक नहीं होते हैं। बाकी सभी के अंदर क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उनके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। और प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या होती है वह उच्च पादपों में 20 से 40 तक होती हैं। तो 20 से 40 तक प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या होती है। जबकि शैवालों के अंदर आप ध्यान दीजिए, जैसे एक कोशिकीय शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर प्रत्येक कोशिका में संख्या इनकी 1 होती है। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर आप देखिए तो प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या कितनी हो रही है? क्लेमाइडोमोनास में प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 1 होती है, यानी प्रति सेल्स इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एक कोशिकीय है तो इनमें संख्या कितनी होगी? हरित लवक की 1 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उच्च वर्ग के पादपों में मीजोफिल कोशिका में उपस्थित होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे उनमें भी प्रत्येक कोशिका में 1 होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट होगा, उस बारे में हमें ध्यान रखना है कि उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में। तो ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट की संरचना किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, यह आपको ध्यान रखना है दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है। इसके बाहर की ओर कितनी झिल्ली आपस होती है? दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है। तो ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है, 2 झिल्लियों का इसके बाहर की ओर आवरण उपस्थित होता है। एक झिल्ली होगी सबसे बाहर की ओर, जिसे हम क्या कहेंगे? बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बाहर की ओर झिल्ली होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अंदर की ओर की झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली या अंतः झिल्ली कहा जाता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो लवक होते हैं ये भी कितनी झिल्लियों से घिरे हुए रहते हैं? 2 झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। हरित लवक में बाहर की ओर बाह्य झिल्ली और अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली होती हैं। उसमें से बाह्य झिल्ली होती है वह पारगम्य होती हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम पोरीन्स प्रोटीन कहते हैं। और पोरीन प्रोटीन उपस्थित होने के कारण से ये कैसी होती हैं? पारगम्य होती हैं। तो बाह्य झिल्ली होगी, उसमें पोरीन प्रोटीन उपस्थित होने के कारण से ये क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, पारगम्य होती हैं। जबकि आंतरिक झिल्ली होती हैं उसमें इस प्रकार के प्रोटीन उपस्थित नहीं होते हैं, इस कारण से ये कैसी होगी? अपारगम्य होती हैं। तो बाह्य झिल्ली होगी, उसमें पोरीन प्रोटीन उपस्थित होते हैं जिसके कारण से ये पारगम्य होती हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार का नहीं होने के कारण से ये अपारगम्य है। दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडियल अवकाश कहा जाता है। तो दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है उस अवकाश को किस नाम से जाना जाता है? पेरीप्लास्टिडियल अवकाश के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में हमें इसकी आंतरिक संरचना के बारे में ध्यान रखना है। तो आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर जो है वह आपको ध्यान रखना है द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहेगा, और उस द्रव्य युक्त पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्टार्च के कण भी उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान दीजिए, प्रोटीन उपस्थित होता है, एंजाइम उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी इसमें उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान दीजिए, तो स्ट्रोमा भाग होता है उसके अंदर आरएनए उपस्थित होता है और डीएनए उपस्थित होता है। और डीएनए होता है वह सर्कुलर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, सर्कुलर होगा। और डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए इसमें उपस्थित होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन और स्टार्च
के साथ साथ डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। इसमें डीएनए होता है वह सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इन सभी की उपस्थिति के कारण से यह अपने कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण खुद कर सकता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अर्ध स्वायत्त शासी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा के अंदर विभिन्न प्रकार की थैलीनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड कहा जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की थैलीनुमा संरचनाएं उपस्थित होगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थाइलेकॉइड के नाम से जाना जाता है। इसे थाइलेकॉइड कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि विभिन्न थाइलेकॉइड्स होती हैं, वे एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेरी के रूप में जमा होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ग्रेना का निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार की थाइलेकॉइड्स है, वे थाइलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर सिक्के की ढेरी के रूप में जमा हो जाती हैं, और सिक्के की ढेरी के रूप में जमा होने के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना। और एकल संरचना होगी उसे हम ग्रेनम कहेंगे, और बहुत सारे हैं उसे ग्रेना कहेंगे। और प्रत्येक आपको ध्यान रखना है, ग्रेना के अंदर 2 से लेकर के 100 तक थाइलेकॉइड्स होती हुई जुड़ती है ग्रेना के अंदर। तो इस प्रकार से एक ग्रेनम में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से लेकर 100 तक हो सकती हैं। और प्रत्येक कोशिका में ग्रेना की संख्या होती है वो 20 से 40 के आसपास हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से ग्रेना का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, ग्रेना होता है, उसमें 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने के लिए बीच में जो कार्य करती है, या बीच में जो थाइलेकॉइड की लंबी लेमिली होती हैं उसे हम स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, या इसे हम स्ट्रोमा थाइलेकॉइड भी कहा जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड भी कहा जा सकता है, या इसे हम स्ट्रोमा लेमिली भी कहा जा सकता है, या इसे और नाम दिया जा सकता है, वो ध्यान रखना है, फ्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्रेट चैनल्स का निर्माण करते हैं, या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लेमिली होती हैं। तो 2 ग्रेना को जोड़ने के लिए जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब इन ग्रेना होगा, उनके अंदर ही बिंदुनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। वैसे डिटेल ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बिंदुनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो बिंदुनुमा संरचनाएं होगी उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदुनुमा संरचना होगी इसके अंदर उसे हम क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन ग्रेना में उपस्थित होते हैं। यानी ग्रेना में क्वांटासोम का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, क्वांटासोम का निर्माण करते हैं। और क्वांटासोम ही प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो 230 से लेकर के 400 तक वर्णक होंगे, ये मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी क्वांटासोम का निर्माण करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, बीटा कैरोटीन्स होता है, और बीटा कैरोटीन्स होते हैं, अन्य कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल भी उपस्थित होते हैं। तो इन सभी से मिलकर के और क्वांटासोम का निर्माण होता है। इस क्वांटासोम में आप ध्यान दीजिए, तो क्लोरोफिल ए होता है, यह आपको ध्यान रखना अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिक्रिया केंद्र के रूप में काम करता है, वो कौन करता है, क्लोरोफिल ए करता है। बाकी वाले जो क्लोरोफिल बी है या कैरोटीन्स है, ये सारे होते हैं, ये सहायक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाने का कार्य करते हैं। तो ये किस रूप में काम करेंगे, सहायक वर्णक के रूप में। बाकी वर्णक कार्य करते हैं, क्लोरोफिल ए होता है वो अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, और आपको ध्यान रखना है, इनको प्रदान करेंगे क्लोरोफिल ए को, और यहीं से ऊर्जा है वो अवशोषित होगी, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, और यह अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है और प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह कहाँ पर उपस्थित होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, वह प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होगी, तो प्रकाश की प्रकाशीय अभिक्रिया होती हैं वह कहाँ पर संपन्न होती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा वो 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया होती है प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होगी वो ग्रेना पर होगी, जबकि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन जिसे हम कहते हैं,
अप्रकाशीय अभिक्रिया, और अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी वह कहाँ पर होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होगी। कहाँ पर संपन्न होगी, स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं। तो इससे संबंधित सारे एंजाइम होंगे वह कहाँ पर उपस्थित होंगे, स्ट्रोमा के अंदर उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि ये प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट निर्माण करने वाली ये संरचनाएं होती है। तो ये एक बेसिक संरचना हमें ध्यान रखनी है, किसके बारे में, हरित लवक की संरचना के बारे में। अब इनके कार्य के बारे में ध्यान दें तो आपको ध्यान रखना है इसके कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया जो कि ग्रेना में संपन्न होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो स्ट्रोमा में संपन्न होती है, इन दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, और ATP और NADPH2 बनते हैं। ये ATP और NADPH2 अप्रकाशीय अभिक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप CO2 होगी, उस CO2 को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करने के फलस्वरूप जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, और जल का प्रकाशीय अपघटन होने के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि वायुमंडल के शुद्धिकरण में भी सहायक होती हैं। तो वायुमंडल शुद्धिकरण में CO2 को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो है वो सहायक होते हैं। तो पहला कार्य कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, दूसरा वायुमंडल के शुद्धिकरण में, तीसरा आप ध्यान दीजिए तो प्रकाश शोषण होता है। आगे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्रकाश शोषण की क्रियाविधि होती है वह हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं परऑक्सीसोम, इन तीनों कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। इस क्रिया में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना के बारे में और इनके कार्यों के बारे में। तो इस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम अगले कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।